नवंबर 2025 की शुरुआत काफी चौंकाने वाली रही। सिर्फ 24 घंटे के अंदर 2 पड़ोसी राजधानियां मतलब दिल्ली और इस्लामाबाद धमाकों से दहल गईं। हाँ, वो खबरें तो एकदम सनसनीखेज थी। बिल्कुल। 10 नवंबर को दिल्ली में लाल किले के पास एक कार धमाका हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक 8 से 12 लोगों की जान गई। और फिर ठीक अगले दिन 11 नवंबर को इस्लामाबाद में वहां जिला अदालत के बाहर एक फिदायीन हमलावर ने खुद को उड़ा लिया। उसमें भी करीब 12 मौतें हुई जी। अब देखिए, पहली नजर में कोई भी सोचेगा कि भाई इतना करीब करीब हुआ है तो शायद कोई कनेक्शन हो, है ना? हाँ, ये शक होना तो लाजमी है। टाइमिंग ऐसी थी। पर जो हमारे पास जानकारी आ रही है, जो विश्लेषण है, वो कुछ और ही कहानी कह रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि इनके पीछे ग्रुप्स अलग थे, मकसद भी अलग थे। सही। दिल्ली वाले में शक की सुई घूम रही है जैश-ए-मोहम्मद जैसे किसी भारत विरोधी गुट की तरफ। हाँ, पैटर्न कुछ वैसा ही इशारा कर रहा है। जबकि इस्लामाबाद हमले की जिम्मेदारी तो खुलेआम तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान मतलब टीटीपी ने ले ली, और उनका निशाना तो हमेशा से पाकिस्तानी सरकार ही रही है। बिल्कुल, उनका फोकस पाकिस्तान रहा है, भारत नहीं। तो जो सबूत अभी तक सामने हैं वो इन दोनों घटनाओं को मतलब जोड़ते हुए नहीं दिख रहे हैं। नहीं, फिलहाल तो ऐसा कोई लिंक नहीं दिख रहा। पर इन धमाकों ने, खासकर दिल्ली वाले ने, एक पुरानी बहस को फिर से तेज कर दिया है। अगर ये पक्का हो जाता है कि दिल्ली हमले के पीछे वाकई जैश जैसा कोई पाकिस्तान समर्थित गुट है, तो फिर भारत की जवाबी रणनीति क्या हो, इस पर हमारे स्रोतों में जबरदस्त चर्चा चल रही है। हाँ, ये सवाल तो उठना ही था। तो आज हम इसी सब पर गहराई से बात करेंगे। हमारे पास जो दस्तावेज हैं, जो स्रोत हैं, उनमें इन हमलों का विश्लेषण है, जैश और लश्कर जैसे संगठनों की कार्यप्रणाली पर बात है, इजराइल की खुफिया एजेंसी मुसाद और उसकी कार्रवाइयों का जिक्र है, खासतौर पर 2024 में हिजबुल्लाह के खिलाफ उनका जो ऑपरेशन था। हाँ, वो काफी चर्चा में रहा था। और फिर इन सबके सामने भारत का अपना काउंटर टेररिज्म ढांचा कैसा है, वो कहाँ खड़ा है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या भारत को इजराइल जैसी रणनीति अपनाने की जरूरत है, और क्या ये भारत के लिए मुमकिन भी है। चलिए शुरू करते हैं विश्लेषण से। दिल्ली हमले की अगर बात करें तो जो शुरुआती जानकारी है वो काफी कुछ बताती है। देखिए, जगह का चुनाव, लाल किला, एक अहम और ऐतिहासिक जगह। हाँ, प्रतीकात्मक भी है। बिल्कुल। फिर हमले का तरीका, कार बम, और एक बात ये भी आई कि जो संदिग्ध पकड़ा गया वो बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी के आसपास कुछ बड़ा करना चाहता था। ये सब पैटर्न ये पुराने हमलों से मिलते हैं। जैसे कश्मीर से जुड़े जो गुट हैं, खासकर जैश-ए-मोहम्मद, उनका जो काम करने का तरीका है उससे ये मेल खाता है। याद कीजिए 2001 का संसद हमला, हाँ। 2016 पठानकोट, 2019 पुलवामा, इन सब में जैश का नाम ही सबसे ऊपर था। हाँ, ये पैटर्न तो वाकई चिंता पैदा करता है। अच्छा, और इस्लामाबाद वाला हमला, वो इससे कैसे अलग है? वो बिल्कुल अलग तस्वीर है। टीटीपी ने फौरन जिम्मेदारी ली और उनका निशाना हमेशा की तरह पाकिस्तानी राज्य, पुलिस, अदालतें, फौज। उनका मकसद साफ है, पाकिस्तान में शरिया लागू करना। भारत से उनका सीधा टकराव वो बहुत कम देखने को मिला है। मतलब ये विश्लेषण साफ कह रहे हैं कि टीटीपी ने कभी भारत में हमला नहीं किया। सही। और जैश ने कभी पाकिस्तानी राज्य के प्रतीकों पर हमला नहीं किया। बिल्कुल। दोनों के मकसद, विचारधारा, काम करने का दायरा सब बहुत अलग है। तो ये तो साफ हो गया कि दुश्मन अलग अलग हैं, भले ही वो पड़ोसी जमीन से ऑपरेट कर रहे हो। अच्छा, चलिए अब थोड़ा जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा पर फोकस करते हैं। ये संगठन कैसे हैं, क्या खास पता चलता है इन स्रोतों से इनके बारे में? देखिए, जैश की कहानी तो काफी नाटकीय है। इसकी शुरुआत मौलाना मसूद अजहर ने की साल 2000 में। हाँ, वो कंधार कांड के बाद है ना? बिल्कुल। जब उसे भारत ने छोड़ा था IC-814 अपहरण के बाद, यह संगठन काफी हद तक आप कह सकते हैं अजहर के परिवार के कंट्रोल में है, एक तरह की फैमिली एंटरप्राइज जैसा। अच्छा। विचारधारा इनकी देवबंदी जिहाद की है, और जैसा हमने कहा, भारत में कई बड़े हमलों के पीछे इनका हाथ रहा है। और लश्कर-ए-तैयबा वो कैसे अलग हैं जैश से? लश्कर यानी LET वो और पुराना है। 1980 के दशक में हफीज सईद ने शुरू किया था। इसे अक्सर जमात-उद-दावा यानी JUD का मिलिट्री विंग माना जाता है। इनकी विचारधारा थोड़ी अलग है, अहले हदीस या सलाफी, जो सऊदी वहाबी इस्लाम के ज्यादा करीब है। लश्कर का एक दोहरा चेहरा भी दिखता है। एक तरफ वो चैरिटी वगैरह का काम दिखाते हैं, हाँ, वो JUD के नाम से। बिल्कुल, और दूसरी तरफ मुंबई 26/11 जैसा भयानक हमला करते हैं। संसद हमले में भी जैश के साथ इनका नाम था, और हाल में जो 2025 में पहलगाम हमला हुआ, उसमें भी इन्हीं का हाथ माना जा रहा है।
और एक बात जो दोनों के बारे में बार बार उठती है वो है इनके आईएसआई से कथित लिंक्स और पाकिस्तान में सुरक्षित ठिकाने। हालांकि पाकिस्तान तो हमेशा मना करता है। हाँ बिल्कुल, ये पहलू इन विश्लेषणों में भी साफ तौर पर आता है। आरोप लगते हैं कि आईएसआई इन्हें भारत के खिलाफ प्रॉक्सी की तरह इस्तेमाल करती है, पर इसका सीधा सबूत वो मिलना हमेशा मुश्किल होता है। तो यहीं पर वो सबसे मुश्किल सवाल आता है जिससे भारत जूझ रहा है कि ऐसे दुश्मन से कैसे निपटें जो पड़ोस में बैठा है, जिसे शायद वहां के सिस्टम से मदद भी मिलती है और ऊपर से वो पड़ोसी न्यूक्लियर पावर भी है। सही। यहीं आकर शायद इजराइल का मॉडल चर्चा में आ जाता है। क्यों, ऐसा क्या खास है उसमें? हाँ, यही तुलना शुरू होती है। देखिए, इजराइल की एजेंसी मोसाद की दुनिया भर में एक खास पहचान है, एक धाक है। पुराने किस्से तो हैं ही, जैसे आइखमान को अर्जेंटीना से उठा लाना। हाँ, एंटेबे रेस्क्यू हुई। बिल्कुल। लेकिन हाल में जो घटना इन स्रोतों में सबसे ज्यादा हाईलाइट हुई है वो है 2024 में लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल का ऑपरेशन। हिजबुल्लाह, वो तो सिर्फ एक आतंकी गुट नहीं है, वो तो एक मिनी आर्मी जैसी है। लेबनान के कुछ हिस्सों पर उनका कब्जा भी है। तो इजराइल ने क्या रणनीति अपनाई उनके खिलाफ? यही बात दिलचस्प है। इजराइल का मकसद पूरे लेबनान पर कब्जा करना नहीं था। उनकी रणनीति बहुत फोकस्ड थी, टारगेटेड थी। इसके कई हिस्से थे। पहला, हिजबुल्लाह की टॉप लीडरशिप को खत्म करना। अच्छा। दूसरा, उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, मिसाइलें रखने की जगह, कमांड सेंटर, सुरंगें, उनको तबाह करना। और तीसरा, ईरान से जो उन्हें हथियार और पैसा मिलता है उस सप्लाई लाइन को काटना। लेकिन ये सब करने के लिए तो कमाल की इंटेलिजेंस चाहिए होगी। बिल्कुल सही, यही मोसाद का रोल आता है। इन रिपोर्ट्स के मुताबिक मोसाद ने सालों की मेहनत से हिजबुल्लाह के अंदर तक अपनी पहुंच बना रखी थी। इसमें ह्यूमेंट मतलब जमीन पर लोगों से जानकारी लेना, एजेंट्स के जरिए। हाँ, और सिगिंट मतलब इलेक्ट्रॉनिक जासूसी, फोन कॉल्स, वायरलेस सिग्नल इंटरसेप्ट करना, ये सब शामिल था। साइबर वॉरफेयर का भी इस्तेमाल हुआ। इसका कोई खास उदाहरण है इन डॉक्यूमेंट्स में, कोई चौंकाने वाला? हाँ, एक बहुत ही नाटकीय उदाहरण है सितंबर 2024 का। हिजबुल्लाह ने मतलब डिजिटल जासूसी से बचने के लिए हजारों की तादाद में नए पेजर्स और वॉकी टॉकी खरीदे थे। अच्छा। अचानक एक दिन ये हजारों डिवाइस एक साथ फट गए। क्या बात कर रहे? हाँ, पता चला कि मोसाद ने सप्लाई चेन में ही सेंध लगा दी थी। महीनों पहले इन डिवाइसेस में बहुत छोटे एक्सप्लोजिव फिट कर दिए थे। इस एक झटके ने हिजबुल्लाह के जो मिड लेवल कमांडर थे उनके कम्युनिकेशन नेटवर्क की कमर तोड़ दी। अरे बाप रे, ये तो किसी फिल्म जैसा लग रहा है। और कहानी यही नहीं रुकी। इसके कुछ ही दिन बाद 27 सितंबर 2024 को एक बहुत ही सटीक हवाई हमले में हिजबुल्लाह का जो सबसे बड़ा नेता था हसन नसरुल्लाह, उसे उसके कई सीनियर कमांडरों के साथ मार गिराया गया। ये सब बेहद सटीक इंटेलिजेंस पर आधारित था। इसके साथ साथ जमीनी कार्रवाई भी हुई, लेकिन वो लिमिटेड थी। मकसद था सुरंगें नष्ट करना, हथियार पकड़ना, कब्जा जमाना नहीं। तो इस पूरे ऑपरेशन का नतीजा क्या निकला? क्या हिजबुल्लाह खत्म हो गया? नहीं, देखिए, पूरी तरह खत्म तो नहीं हुआ। और जैसा ये स्रोत भी मानते हैं, ईरान की मदद से उसने 2025 में फिर से संगठित होना शुरू कर दिया। लेकिन उसे नुकसान बहुत भारी हुआ। उसकी टॉप लीडरशिप लगभग साफ हो गई। हजारों रॉकेट, हथियार तबाह हुए, ऑपरेशनल कैपेसिटी कई साल पीछे चली गई। ये कह सकते हैं कि उसकी कमर टूट गई थी। ये वाकई एक अलग तरह का ऑपरेशन था। टेक्नोलॉजी, इंटेलिजेंस, सटीक हमले, इन सब का मिश्रण। अब इसी रोशनी में अगर हम भारत की तरफ देखें तो 2025 तक भारत का अपना आतंकवाद रोधी तंत्र कैसा दिखता है? इन दस्तावेजों में क्या कहा गया है? भारत के तंत्र में भी देखिए, पिछले कुछ सालों में खासकर 26/11 मुंबई हमलों के बाद एक बड़ा शिफ्ट आया है। हाँ, वो तो साफ दिखता है। पहले जो एक तरह का रणनीतिक संयम था वो अब बदला है। अब जोर जीरो टॉलरेंस पर है और जरूरत पड़ने पर प्रीएम्प्टिव एक्शन, मतलब खतरा बनने से पहले ही कार्रवाई करने पर भी। और इस तंत्र के मुख्य हिस्से कौन-कौन से हैं? मतलब कौन सी एजेंसियां हैं? कई एजेंसियां मिलकर काम करती हैं। देश के अंदर की इंटेलिजेंस के लिए आईबी है, बाहर के लिए रॉ है। इन सब से मिली जानकारी को एक जगह लाने के लिए मल्टी एजेंसी सेंटर यानी मैक है। जांच के लिए एनआईए है और ग्राउंड ऑपरेशंस के लिए एनएसजी और आर्मी की स्पेशल फोर्सेस हैं। हाँ। हाल में 2025 में आर्मी ने आतंकवाद पर और फोकस करने के लिए 25 नई भैरव बटालियन बनाने की बात भी कही है। ये भी इन स्रोतों में दर्ज है। अच्छा, ये भैरव बटालियन नई बात है। हाँ। और मिलिट्री लेवल पे क्या बदलाव दिखे हैं? मिलिट्री रिस्पॉन्स अब ज्यादा वोकल हुआ है, ज्यादा मुखर हुआ है। 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक हो, हाँ, 2019 की बालाकोट एयर स्ट्राइक हो,
या फिर हाल में 2025 के पहलगाम हमले के बाद जो जवाबी कार्रवाई हुई, जिसमें रिपोर्ट्स के मुताबिक 11 पाकिस्तानी एयरबेस और लश्कर के मुरिद के हेडक्वार्टर पर हमले शामिल थे। ये सब दिखाता है कि भारत अब सीमा पार एक्शन से हिचक नहीं रहा है। और देश के अंदर भी कुछ बड़े ऑपरेशंस का जिक्र है इन स्रोतों में। हाँ, कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर 2025 का जिक्र है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई और ड्रोन टेक्नोलॉजी का काफी इस्तेमाल हुआ। अच्छा। एक और चौंकाने वाली बात 2025 में लाल किला ब्लास्ट के बाद सामने आई। एक व्हाइट कॉलर टेरर नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ। इसमें वकील, बैंकर, सीए जैसे पढ़े लिखे लोग शामिल थे, जो आतंकियों के लिए पैसा मैनेज कर रहे थे। और यहाँ तक कि विस्फोटक, करीब 2900 किलो विस्फोटक का जिक्र है, उसे इधर उधर करने में मदद कर रहे थे। ये तो बहुत गंभीर बात है। कानूनी तौर पर भी कुछ बदलाव हुए हैं? नहीं, बल्कि व्यक्तियों को भी आतंकवादी घोषित करने का अधिकार मिल गया। तो साफ है कि भारत का तंत्र भी लगातार इवॉल्व हो रहा है, ज्यादा प्रोएक्टिव हुआ है, ज्यादा आक्रामक हुआ है। लेकिन फिर वही सवाल घूम कर आता है, क्या भारत इजराइल के मॉडल को, जैसा हमने हिजबुल्लाह के मामले में देखा, हूबहू कॉपी कर सकता है? इन विश्लेषणों में इस पर क्या राय है? यहीं पर मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। ज्यादातर एक्सपर्ट्स यही मानते हैं कि इजरायली मॉडल को सीधे कॉपी करना भारत के लिए न सिर्फ मुश्किल है, बल्कि शायद नामुमकिन भी है। क्यों? क्या वजह है? सबसे बड़ी रुकावट क्या है? सबसे बड़ी रुकावट तो जाहिर है पाकिस्तान का न्यूक्लियर पावर होना। ये भारत के किसी भी बड़े मिलिट्री एक्शन के ऑप्शन को बहुत लिमिट कर देता है, क्योंकि उसके नतीजे वो बहुत खतरनाक हो सकते हैं। इजराइल के पड़ोसियों के पास ये न्यूक्लियर डिटरेंट नहीं है। सही। और इसके अलावा भारत का साइज देखिए, भूगोल, जनसंख्या। इजराइल छोटा देश है, आबादी कम है। भारत 1.4 अरब लोगों का विशाल देश है। हमारी सीमाएं कई देशों से मिलती हैं, इलाके बहुत अलग अलग हैं। यहाँ निगरानी रखना, कंट्रोल करना, सटीक ऑपरेशन करना, ये इजराइल के मुकाबले कहीं ज्यादा मुश्किल है। हाँ, स्केल का फर्क बहुत बड़ा है। बिल्कुल। फिर भारत एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है। यहाँ कानून का राज है, मीडिया आज़ाद है, मानवाधिकारों पर बहस होती है, राजनीतिक विरोध होता है। इजराइल में भी डेमोक्रेसी है, लेकिन वहाँ सुरक्षा के नाम पर कई बार ऐसे कदम उठते हैं जिन पर शायद भारत में ज्यादा सवाल खड़े हों। कश्मीर का मुद्दा भी तो अपनी जगह है। बिल्कुल। कश्मीर की अपनी एक बहुत जटिल सामाजिक राजनीतिक हकीकत है। वो दक्षिणी लेबनान से बहुत अलग है। यहाँ कोई भी एक्शन लेते हैं, उसके अपने गहरे असर और रिएक्शंस होते हैं। एक और अहम बात यह है कि जैश और लश्कर जैसे गुटों का कोई एक फिक्स ज्योग्राफिकल बेस नहीं है, जैसे हिजबुल्लाह का दक्षिणी लेबनान में था। हाँ, जिसे इजराइल टारगेट कर सका। सही। ये गुट तो सीमा पार सेफ हेवंस में फैले हुए हैं। अगर आप एक जगह चोट करते हैं तो वो जल्दी ही कहीं और से उभर आते हैं। और आखिर में भारत का जो फेडरल स्ट्रक्चर है, संघीय ढांचा, वो भी कई बार राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर केंद्र और राज्यों के बीच तालमेल में चुनौती बनता है। जैसे वो एनसीटीसी को पूरी तरह लागू करने में दिक्कतें आई थी। तो अगर सीधे कॉपी नहीं कर सकते, तो फिर इस इजरायली मॉडल की इतनी चर्चा क्यों? क्या इससे कुछ सीखा जा सकता है? मतलब कुछ अपनाने लायक है? हाँ, बिल्कुल। यहीं पर एक्सपर्ट्स कॉपी करने की नहीं, बल्कि अडैप्ट करने की बात करते हैं। अनुकूलन मतलब इजराइल की रणनीति से कुछ जरूरी सबक सीखकर उन्हें भारत की परिस्थितियों के हिसाब से ढालना। अच्छा, तो वो कौन से सबक हो सकते हैं? क्या कहती हैं ये रिपोर्ट्स? कई चीजें हैं। पहला, अपने इंटेलिजेंस नेटवर्क को और तेज करना। ह्यूमन मतलब जमीनी जासूसी, उसे और गहरा करना। सेकेंड मतलब इलेक्ट्रॉनिक जासूसी, उसकी कैपेसिटी बढ़ाना। और एआई जैसी नई टेक्नोलॉजी का बेहतर इस्तेमाल करना। इंटेलिजेंस सबसे जरूरी है। और दूसरा, टेक्निकल सैबोटाज मतलब तकनीकी तोड़फोड़ की क्षमता बनाना, जैसा इजराइल ने पेजर हमले में किया। दुश्मन की सप्लाई चेन में घुसकर उसे नुकसान पहुंचाना। हाँ, ये बिल्कुल नया तरीका लगता है। तीसरा, विदेशों में जो आतंकी आका बैठे हैं, जो प्लानिंग करते हैं, उन पर टारगेटेड एक्शन, चाहे वो ड्रोन से हो या फिर गुप्त ऑपरेशनों के जरिए लीडरशिप को हिट करना। अच्छा। चौथा, सीमा पार आतंकी ठिकानों पर सटीक हमले जारी रखना, लेकिन ध्यान रखना कि ये एक बड़े युद्ध में न बदल जाए। कंट्रोल्ड एस्केलेशन। संतुलन साधना। पांचवां, टेरर फाइनेंसिंग। आतंकियों को पैसा कहां से मिल रहा है, उस नेटवर्क को लगातार तोड़ना, चाहे वो हवाला हो या अब क्रिप्टो करेंसी। सही, पैसे की कमर तोड़ना जरूरी है। और छठा, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी। कूटनीति का लगातार इस्तेमाल करके पाकिस्तान जैसे देशों पर दबाव बनाए रखना कि वो अपनी जमीन से आतंक को सपोर्ट ना करें। तो कुल मिलाकर आज हमने जिन स्रोतों पर बात की, वो यही तस्वीर दिखा रहे हैं कि हाल की घटनाएं जैसे दिल्ली और पहलगाम के हमले और जैश और लश्कर जैसे समूहों से
जो लगातार खतरा बना हुआ है, उसने भारत को मजबूर किया है कि वो अपनी काउंटर टेररिज्म स्ट्रैटेजी को और मजबूत करे और ज्यादा आक्रामक बनाए और टेक्नोलॉजी का बेहतर इस्तेमाल करे। हाँ। इसमें इजरायली मॉडल से प्रेरणा ली जा रही है, उसके कुछ तत्व अपनाए भी जा रहे हैं, लेकिन ये सब भारत की अपनी जमीनी हकीकतों, उसकी जरूरतों और उसकी सीमाओं को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है। इजरायली रणनीति, खासकर 2024 वाली, वो देखने में आकर्षक लग सकती है, लेकिन भारत की चुनौतियां बहुत अलग हैं। भौगोलिक, राजनीतिक, सामाजिक और सबसे बढ़कर परमाणु। इसलिए भारत को अपनी लड़ाई अपने तरीके से ही लड़नी होगी। ये एक सतत प्रक्रिया है। सुरक्षा जरूरतें और लोकतांत्रिक मूल्यों के बीच संतुलन बनाने की एक कभी ना खत्म होने वाली कोशिश। और जाते जाते इन स्रोतों से निकला एक विचार श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। एक जगह कहा गया है, संप्रभुता केवल सीमाओं की लकीरों से तय नहीं होती, बल्कि उसे वैश्विक, सतत और अटूट सतर्कता से सुरक्षित रखना पड़ता है। गहरी बात है। और एक और विश्लेषण इस नतीजे पर पहुंचता है, जो छायाओं पर महारत हासिल करेगा वही कल के युद्ध का स्वामी बनेगा। शायद भविष्य की रणनीति इन्हीं विचारों के इर्द गिर्द बनेगी।